हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा था और 3 होमवर्क दिया था आपको। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और वो 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने। क्वेश्चन ईजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आइए देख लेते हैं उन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो दिया था आप लोगों को, वो एक तो ये था, इन अ बुक द आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज बी इज इक्वल टू एम ए बाई के अंडर रूट 1 प्लस 2 के एल अपॉन एम ए। चलिए, तो पूछ रहा है कि एम मास है, ए एक्सेलरेशन है, एल लेंथ है, तो बी का यूनिट क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, वैसे तो बन जाना चाहिए, पर फिर भी देखो, बी इज इक्वल टू एम ए बाई के अंडर रूट 1 प्लस 2 के एल अपॉन एम ए। अब इसमें ऐसा है कि ये जो टर्म है वन इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब m0 l0 t0। तो इस 1 के साथ जो हम ये ऐड कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कल भी बात की थी आपसे कि कांस्टेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही ऐड हो सकता है। तो ये जो टर्म है, इसका डायमेंशन भी होगा m0 l0 t0। सेम यूनिट के क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं आप। तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, 2 का डायमेंशन रहने देते हैं अपन। के नहीं पता, एल मतलब लेंथ दिया है, मतलब l1, m मतलब मास m1, एंड a इज एक्सेलरेशन l1 t माइनस 2। तो ये हो गया m0 l0 t0। तो k का डायमेंशन आ जाएगा, l1 कट हो जाएगा यहाँ से, तो m1 t माइनस 2। अब यहाँ पे ये जो b लिख रहा है कि भाई ये जो b है, b इज इक्वल टू एम ए बाई के अंडर रूट 1 प्लस 2 के एल अपॉन एम ए। तो क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, ये दोनों डायमेंशन लेस है, तो ये पूरा टर्म फिर से क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गया। तो b का डायमेंशन जो है वो है एम ए बाई के, और m है m1 एक्सप्रेशन का l1 t माइनस 2, और k हो जाएगा m1 t माइनस 2, कैंसल आउट। तो आपका जो b आ रहा है वो आ रहा है l1, कैंसल आउट, ये भी हो गया t माइनस 2 तो l1 आ रहा है। मतलब डायमेंशन ऑफ b इज मीटर। तो कल बताया था मैंने कि इसका आंसर मीटर है, अपने को खाली वेरीफाई करना है। अगले पे बढ़ते हैं, 53 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी आपको। एनर्जी डेंसिटी आपको देखना है, और एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वो जो मैंने कल बताया था आपको, एनसीईआरटी बुक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ होगा, वहाँ से देख के करना है। ये फोर्स है, वेलोसिटी है, वर्क है, लेंथ है, ये सबका डायमेंशन पता होगा अपने को। ये वाले पोर्शन से अपने को इसका इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालोगे तो एनर्जी डेंसिटी से वो मैच मारेगा। फिर आपको इसका भी निकाल के चेक करना पड़ेगा किससे मैच मार रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी से मैच मार रहा होगा। तो ये अपन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये देखने लायक अच्छा सवाल है, हो सकता है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो 64th क्वेश्चन देखो, ए बी सी एंड डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। मतलब ए बी सी और डी 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इन चारों के 4 का डायमेंशन अलग अलग है, एंड नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस। इसमें से कोई भी डायमेंशनलेस नहीं है, कोई डायमेंशनलेस नहीं है।
सबका डायमेंशन है और सबका डायमेंशन अलग अलग है। बट वी नो दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि भाई इक्वेशन है कि ए डी इक्वल टू सी नेचुरल लॉग बी डी। तो ये जो इक्वेशन है होल्ड ट्रू, ये सही है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, कौन सा मीनिंग नहीं बनाता। पहली बात तो ये देखना है कि 3 प्रकार के टर्म, जैसे कि साइन थीटा, ई का पावर कुछ भी होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म एंड लॉगरिदम टर्म, लॉग का पावर कुछ भी होगा, ये तीनों 3 जो होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं। ये तीनों 3 टर्म कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। साइन थीटा भी 2 साइड्स का रेशियो है, मीटर अपॉन मीटर, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ई का पावर, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो टर्म होता है ये कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म भी कांस्टेंट होगा। लॉगरिदमिक टर्म भी पूरा कांस्टेंट होता है, तो इसके अंदर का भी ये टर्म कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों का 3 जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म एंड लॉगरिदमिक टर्म, ये तीनों 3 डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। धीरे धीरे आप सीखेंगे आगे, लेकिन अभी ये मानना है कि भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इनका डायमेंशन ही जो आप लिखेंगे, जो क्वांटिटी, जब साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। अब अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट का भी आप लोगे तो मीटर में मापोगे और हाइपो भी मीटर में, तो ये तो m0 l0 t0 ही आएगा। वैसे ही एक्सपोनेंशियल टर्म एंड लॉगरिदमिक टर्म भी डायमेंशनलेस होता है। अब ये अगर बोलता है कि ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो कहता है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये ट्रू है, इसका मतलब इसको मैं ध्यान से देखूं, मैं बोलूँगा बी डी जो है इस डायमेंशनलेस, क्योंकि दोनों मिला करके बी डी इज m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। अब अगर ये डायमेंशनलेस हुआ इस इक्वेशन में, अगर ए डी इक्वल टू सी नेचुरल लॉग बी डी में अगर ये डायमेंशनलेस हुआ, इफ दिस इज डायमेंशनलेस m0 l0 t0, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ए डी का डायमेंशन सी की जितना हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ ए डी विल बी सी। और सब अलग अलग डायमेंशन के, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, सबका डायमेंशन अलग अलग होना चाहिए। नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशनलेस भी नहीं है। तो यहाँ का इसका भी डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन भी अलग, इसका डायमेंशन भी अलग, और तीनों डायमेंशनलेस नहीं है। तो ए डी और सी तीनों 3 बराबर नहीं होगा। ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आती है। चेक जो करना होता है वो सीधा सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही चेक करना होता है। मतलब अगर सबसे पहले भी अपन चेक कर रहे होते तो सबसे पहले यही चेक कर रहे होते कि भाई ये सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ए और बी को ले करके साथ में, क्योंकि ए और बी अलग अलग है, ए कुछ अलग हो सकता है, बी कुछ अलग हो सकता है, तो ए अलग हो सकता है, बी अलग हो सकता है, लेकिन ए बी का रेशियो सी हो सकता है। तो सी में और सी माइनस किया जा सकता है, दोनों का सेम हो सकता है, ये टर्म हो सकता है, पॉसिबल है। पर यहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन जो होता है यही देखना होता है। यहाँ पे तो क्या बी डी अलग अलग टर्म हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन आएगा उसी के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए डी और सी आपस में सेम होंगे, नहीं, अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, 2 टर्म को अलग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके टर्म सेट करना, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है सीधा एडिशन एंड सीधा सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिखता है a माइनस सी। अब a माइनस सी तभी सही हो सकता है, इट इज़ ओनली करेक्ट इफ़ a एंड c हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। ये तभी सही है जब इन दोनों का सेम यूनिट और डायमेंशन। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि a, d एंड c all are with different dimension, different dimension, different dimension। तो यहाँ पे a माइनस सी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो
सिचुएशन है इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये आंसर होगा इसका। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है तीनों तीन। मैंने बोला आपको कि मल्टीप्लाई में दो टर्म को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने में, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये तीनों को लास्ट में चेक करें, सबसे पहले सीधा सीधा में सब्ट्रैक्शन चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया था होमवर्क में, ये हो जाएगा आपसे, और ये दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीखा टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड कांस्टेंट। उसके पहले देखा था टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। दो एप्लीकेशन देखें, तीसरे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं कि भाई टू डिराइव रिलेशन बिटवीन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, कैसे बनेगा, वो जानना है। अभी सीधा सवाल से समझना पड़ेगा। इसमें दिखा है क्वेश्चन में कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय दिस। तो बोलता है कि इस क्वेश्चन में कि एक मास सस्पेंडेड है स्प्रिंग से और एक ब्लॉक लगा हुआ है, उस पर मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो ये बताता है कि स्प्रिंग की क्वालिटी कैसी है, स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड स्प्रिंग जनरली शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए होते हैं। साइकिल के अंदर भी एक स्प्रिंग लगता है स्टैंड लगाने के लिए, वो हार्ड स्प्रिंग, मतलब उतना हार्ड भी नहीं, पर हाँ वो है कंपैरेटिवली हार्ड। लेकिन जो पेन में स्प्रिंग आता है वो सॉफ्ट स्प्रिंग है, बहुत आसानी से खींच जाएगा वो। तो के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हार्ड स्प्रिंग, के की वैल्यू कम है तो सॉफ्ट स्प्रिंग। इसका एक रिलेशन होता है कि भाई एफ इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग का रिलेशन है। वैसे वेक्टर फॉर्म में आप जाएंगे तो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस के एक्स आता है, लेकिन अभी माइनस के एक्स अपन रहने देते हैं असली वेक्टर फॉर्म। तो सीधा सीधा बात करूं तो स्प्रिंग फैक्टर, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सपांशन। एक्स जो होता है वो एक्सपांशन इन द स्प्रिंग है। तो फोर्स का हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, एक्सपांशन का मतलब मीटर लेंथ में वो तो जाएगा। तो ये हो गया m1 t माइनस 2। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है। तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट नया टर्म हमने देखा भी नहीं था अभी तक, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट का पहले डायमेंशन निकाल दिया। तो फ्रीक्वेंसी जब ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसको खींच के छोड़ देना है, तो ये नीचे और ऊपर वाइब्रेट करता रहेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। और वो दे भी रखा है एफ इक्वल टू सी m पावर x एंड k पावर y। बोलता है c इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसका डायमेंशन नहीं है। इसका डायमेंशन अगर आप लोगे तो ये m0 L0 T0 आएगा। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x और y की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। तो आगे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो क्या है, फ्रीक्वेंसी पढ़ रखा है, कल ही देखा था, एनसीईआरटी में था वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब t माइनस 1 इज इक्वल टू सी का लिखना नहीं है, मास m मतलब मास मतलब m1 एक ही मास है, पावर x के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट अभी लेके आया, देखो उधर क्या लिखा हुआ है m1 t माइनस 2 y, उसका पावर y। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो t माइनस 1 इज mx m पावर y t पावर माइनस 2y, इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा भाई t माइनस 1 इक्वल टू m पावर x प्लस वाई एंड t पावर माइनस 2y। अब यहाँ पे तो t है, तो यहाँ का t और यहाँ का t सीधा रिलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे m है और यहाँ m नहीं है, तो यहाँ कैसे रिलेट करूँ। तो दो चीज़ नहीं है वहाँ पे, नहीं है मतलब ज़ीरो है, m पावर 0 लिख दो। अब रिलेट कर लो, तो पावर रिलेट अगर मैं करूँ तो ये x प्लस वाई और ये 0 सीधा रिलेट हो जाएगा, मतलब मैं लिखूँगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस 2y और माइनस 1 ये रिलेट हो जाएगा, और ये रिलेट हो जाएगा तो मैं लिखूँगा
-1 इक्वल टू -2y, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वहीं रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -y, मतलब -1/2, x और y मिल गया। इसका मतलब अपना आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c m पावर x पावर मतलब -1/2, और स्प्रिंग कांस्टेंट k मतलब 1/2। हालांकि यहीं पे आंसर आ गया था, x और y निकालना था, तो ये x और ये y, ये रहा x और ये रहा y, तो इससे डी आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखता हूँ जो x और y लाया मैं, तो ये आया, मतलब f लिख सकता हूँ c k पावर 1/2 अपॉन m पावर 1/2, तो f लिख सकता हूँ c √k/m, तो f इक्वल टू c √k/m, तो ये है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें c जो है ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, कि क्वेश्चन में तो दे दिया है कि इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लेकिन इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी ये कभी भी डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता। ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि कभी भी कांस्टेंट क्या होने वाला है ये आपको कभी बोलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा डायमेंशन एनालिसिस से। तो इसकी जनरली वैल्यू जो होती है वो 1/2π होती है। तो सी के बारे में आपको नहीं मालूम पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे पाएगा। नो डेटा इज गिवन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। पर इसकी वैल्यू आप आगे पढ़ेंगे तो ये आता है कि भाई टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2π√m/k, उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2π√k/m। देख लो आप, तो ये आ जाता है। ये तो 11th क्लास में आखिरी चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें आ जाएगा, कोई इजी चैप्टर है ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो डिराइव किया हमने रिलेशन, तो हमें पता नहीं था ना कि अब ऊपर होगा नीचे होगा, रूट आएगा नहीं आएगा, तो रिलेशन डिराइव कर देता है। इससे आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², ये जो पढ़ते हैं ये भी डिराइव कर सकते हैं। बस ऐसे ही करना है, प्रोपोर्शनल टू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो इसको, आप एक बार ट्राई कर लो। सरफेस टेंशन S है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, प्लैंक कांस्टेंट H है, आर टेकन टू बी फंडामेंटल। इन सबको फंडामेंटल मान लिया है। अब पहली बात तो सरफेस टेंशन, भाई सरफेस टेंशन S बोला जा रहा है, इसका डायमेंशन पता है आपको। इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब वही m1 L1 T-2/L1। डायमेंशन सेम है पिछले बार की तरह, स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह, पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। मैंने कल भी बोला था आपको, डायमेंशन सेम हो सकता है दो क्वांटिटी का। डायमेंशनल एनालिसिस का ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये डायमेंशन किसका है। जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन सेम है, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि डायमेंशन देख के कि डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट का है या सरफेस टेंशन का है। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस के अंदर। फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये लिमिटेशन एक दो आएंगे आगे, उतना ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे यही अपन जो सीख रहे हैं ये इसका एप्लीकेशन है, क्या रिलेशन अभी बनेगा वो आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन हुआ, ये दूसरा निकालते हैं। दूसरा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I बोला जा रहा है। कल फार्मूला देखा था, वो होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, mr² होता है। तो डायमेंशन निकालोगे तो m1 L2 आ जाएगा। तीसरा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट तो पढ़ा था, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो m1 L2 ऊपर आएगा T-2, नीचे आएगा T-1, तो ऊपर चला जाएगा तो T-1। आप देख लेना आराम से, कहीं कोई गलती होगी तो। बाकी सही लिखा है प्लैंक कांस्टेंट। अब कह रहा है कि अब आप रिलेशन बताइए, क्योंकि ये तीन फंडामेंटल है। अगर ये तीन फंडामेंटल हैं
तो इन फंडामेंटल से तो सारी चीज़ें बनेंगी। तो बोलता है ठीक है, फंडामेंटल, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। तो लीनियर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी m1 l1 t माइनस 1। तो अब ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम को p से बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट इज h, मतलब लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक कांस्टेंट। अब आपको ये नहीं पता ना इसका पावर क्या होगा, क्या एस पे क्या आने वाला है, स्क्वायर आएगा, रूट आएगा, क्यूब आएगा, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड एज्यूम कर लेते हैं कि पावर एक्स है, इसका पावर वाई है, इसका पावर जेड है। तो फिर एक्स वाई जेड ले आएंगे तो यहाँ से अपना कोई भी आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो रखो, आप रखना स्टार्ट करो। चलो, छोटा सा काम आ गया था। चलो, लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन का m1 t माइनस 2 का पावर x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 l2 का पावर y, प्लैंक कांस्टेंट का m1 l2 t माइनस 1 का पावर z। सही से लिखेंगे तो m1 l1 t माइनस 1 इज प्रोपोर्शनल टू m पावर, देखो एक ही साथ लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस z, l का 2y प्लस 2z, t का माइनस 2x माइनस z। अब यहाँ से एक्स वाई जेड निकालना है। तो इसको लेके चलते हैं अगले पेज पे, जगह कम है थोड़ा। तो आप निकालो, आप फटाफट निकाल लो, समय लग रहा है मुझे। तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 1 आ जाएगा, टू वाई प्लस 2z भी 1 आ जाएगा, और माइनस 2x प्लस z, माइनस 2x माइनस z इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस z की वैल्यू 1/2 आ रही है। ये y प्लस z सीधा यहाँ रख देता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1/2 इज़ 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो x इक्वल टू 1/2, x 1/2 यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ तो पहले 2x प्लस z की वैल्यू 1 है, तो 2x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ, प्लस z इक्वल टू 1 रखता हूँ, 1 प्लस z इक्वल टू 1 रखता हूँ, z इक्वल टू 0। अब z 0 है तो यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू 1/2 है। अगर z 0 है तो y प्लस 0 इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू ये आ गई कि p प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन का पावर 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पावर y है 1/2, और प्लैंक कांस्टेंट का पावर 0। मतलब अगर फंडामेंटल लिया जाए सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट को, तो मुझे मोमेंटम समझाने के लिए प्लैंक कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है।
तो ये होगा इक्वेशन s पावर 1/2 और i पावर 1/2। देखते हैं x पावर 1/2 y पावर 1/2 सही, ठीक है। ये सवाल अपन एक 2 सवाल कर लिए। तीसरा सवाल आप ट्राई करोगे। तीसरा सवाल आसान है, वैसे ही है लगभग, ये नहीं करने वाला मैं, आपको ट्राई करना है। देख लो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख करके ट्राई करो। लिख लो क्वेश्चन, ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें बोलता है, हिंट देता हूँ खाली, मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा। तो इसमें बोल रहा है सॉल्यूशन में कि भाई मास इन टर्म्स ऑफ, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर a, वेलोसिटी का पावर b, एंगुलर मोमेंटम का पावर c। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसको l वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर नहीं लगाता हूँ अभी, वेक्टर क्वांटिटी अपन पढ़े नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम ये होता है लेंथ मतलब डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, तो ऐसे निकलेगा। तो जैसे एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको डायमेंशन चाहिए, तो डिस्टेंस का L1, लीनियर मोमेंटम का m1 L1 t-1, तो ये हो जाएगा m1 L2 t-1, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। तो अब अगला आप खाली आपको वैल्यू रखना है, फिर ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो, आंसर मैच मार जाएगा। 4 दिया इसका आंसर, ये मैच मारना चाहिए 4। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के समाप्त हुए। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब आगे आते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ लिमिटेशन भी हैं इसके, अब देख लें। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें सबसे पहला डायमेंशन ये है कि आपको कभी भी कोई कांस्टेंट का डायमेंशन आप कांस्टेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे अगर आप कोई रिलेशन लाते हो। तो कई सारे इसके ड्रॉबैक और भी हैं, मतलब एक ये भी है कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डेटा या इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर मैं कोई डायमेंशन लिख दूँ, मैंने डायमेंशन लिख दिया m1 L1 t-2, अब ये कैसे बताओगे स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? या मैंने लिख दिया m1 L2 t-2, कैसे मालूम पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वर्क के लिए भी यही होता है, एनर्जी के लिए भी यही होता है, और टॉर्क के लिए भी यही होता है। तो ये स्केलर है वर्क, ये भी स्केलर है एनर्जी, पर ये वेक्टर है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कैसे बताओगे देख करके इस डायमेंशनल फार्मूला से कि ये पहली बात तो क्वांटिटी कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं बता पाओगे, ऊपर से ये भी नहीं बता पाओगे कि स्केलर है कि वेक्टर। तो पहला लिमिटेशन तो ये है कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी may have सेम डायमेंशन, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तीसरी चीज़ और कि अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो और कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो भी आप उसका रिलेशन नहीं ला सकते। तीसरा ये भी है।
इसके बाद में एक ये भी इसका लिमिटेशन है कि अगर आप कोई डायमेंशनल फार्मूला चेक कर रहे हैं, तीसरा लिमिटेशन देखो, आप आपने फार्मूला पढ़ा होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 9th क्लास में। अब ये सही फार्मूला है, इसको डायमेंशनली चेक करूँ तो ये S का डायमेंशन हो जाएगा मीटर, मीटर मतलब L1। इसका डायमेंशन लिखूँ तो ये हो जाएगा U का हो जाएगा L1 T माइनस 1 और T का हो जाएगा T1, तो ये हो जाएगा L1। इसकी बात करूँ हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ का तो ज़ीरो होगा, डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का होगा L1 T माइनस 2 और टाइम का होगा T2, तो ले दे करके ये हो जाएगा L1 हो जाएगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं अपन कि ये टर्म ओवरऑल ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में। मैंने बोला था ना, दो टर्म को ऐड अगर आप कर रहे हो तो दोनों सेम डायमेंशन यूनिट के होने चाहिए और आंसर भी उसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ तो वेरीफाई हो गया कि भाई ये भी मीटर है, ये भी कंबाइनली मीटर है, ये भी कंबाइनली मीटर है, तो डायमेंशनली करेक्ट है ये, और ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होता तो फॉर्मूला मैथमेटिकली गलत हो जाता, पर डायमेंशनली अभी भी सही होता। तो तीसरा लिमिटेशन ये है कि इफ़ अ फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट। मैथमेटिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप कभी नहीं कह सकते कि ये फार्मूला इन रियलिटी सही है, मैथमेटिकली सही है, आप नहीं पढ़ सकते। तो तीसरा लिमिटेशन ये है। चौथा लिमिटेशन ये है कि वही मैं बताया आपको, कांस्टेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं देता है, डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट कांस्टेंट। तो ये सारी लिमिटेशन है। ये ऐसे, और एक और लिमिटेशन है, पांचवा लिमिटेशन ये कि ये ऐसे डेरिवेशंस या रिलेशंस नहीं ला सकता जिसके अंदर लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल डेरिवेशन हो, उनका रिलेशन नहीं आ सकता, क्योंकि उन तीनों का डायमेंशन होता नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप वैसे रिलेशन नहीं ला सकते प्रूफ करके, जब भी अपन रिलेशन निकाल रहे थे इस तरीके से कि भाई मोमेंटम स्पेस पे डिपेंड करता है, तो एक्सपोनेंशियल, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक का ये रिलेशन भी नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन अपनी जगह है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गई डायमेंशनल एनालिसिस की सारी चर्चा कि ये क्या इसका डायमेंशन होगा कोई क्वांटिटी का और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, अभी टॉपिक को आगे बढ़ाने जैसा नहीं है, छोटा मोटा और सवाल है, आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, नया टॉपिक है ये, मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट है, कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट नहीं है, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले तो है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर ऑल नॉन जीरो डिजिट मतलब 0 से लेकर के 9 तक में 10 डिजिट आते हैं, तो 1 से लेकर के 9 डिजिट ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। सारा का सारा जो युद्ध है वो 0 को लेकर के, सारी की सारी लड़ाई 0 को लेकर के। 0 कब सिग्निफिकेंट होगा, कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, पॉइंट के बाद 0 आया तो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, पॉइंट के पहले 0 आया सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चर्चा इसी पे है सिग्निफिकेंट फिगर की। तो पहला रूल तो ये कहता है। दूसरा रूल, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई 0 आता है और वो नॉन जीरो के बीच में आता है, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, कहीं भी डेसिमल पॉइंट हो वो सिग्निफिकेंट होगा, इट इज सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, इट इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर 108 है तो 108 में सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछेगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर 3 कहना है, क्या कहोगे? 3 कहोगे। क्यों 3 कहोगे? ये तो काम का है ही, 1 बोला ही नॉन जीरो है तो काउंट होगा, 8 है ये भी काउंट होगा। काउंट होगा मतलब सिग्निफिकेंट है, काम का है। नॉन सिग्निफिकेंट मतलब काम का नहीं है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये 0 काम का है तो ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट है नियम के हिसाब से। सेकंड नियम है ये। थर्ड नियम देखो क्या बोलता है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, एनसीईआरटी का डेटा ये और इससे ही लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1 the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are non-significant। मतलब राइट वाले जीरोस काउंट होंगे
पॉइंट के बाद, नंबर डिजिट के बाद होगा तो, लेकिन लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे। कुल मिला के ये है कि अगर स्टार्टिंग में जीरोज आ रहे हैं, लेफ्ट जीरोज हैं, तो काउंट नहीं होंगे। जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब ये दोनों डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये नॉन जीरो डिजिट इसके पहले वाले, मतलब ये दो जीरो की चर्चा चल रही है, ये दोनों काम के नहीं होंगे। मतलब द अंडरलाइंड जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तीनों के तीन जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब लेफ्ट साइड के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट हो या ना हो, लेफ्ट साइड के जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। कहता है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विथआउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब अगर पीछे के जीरोज हैं तो वो काम के नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 है मीटर में, 1 2 3 00 सेंटीमीटर में, 1 2 3 000 mm, कह रहा है कि पीछे के जीरोज जो है वो काउंट, मतलब वैसे तो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है पर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है वो, पीछे के जीरोज नहीं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अगर अपने पास 216400, कोई पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, पीछे के जीरोज हैं, कोई बीच के जीरो काउंट करने, आगे के जीरोज लेफ्ट के तो वैसे ही काउंट नहीं करने, पॉइंट हो या ना हो, पीछे के जीरोज का बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों जीरोज, तो ये दोनों जीरोज काउंट नहीं करने होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। मतलब कोई पूछेगा यहाँ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आपको 4 बोलना पड़ेगा। कौन कौन से 4 होंगे, ये आगे वाले 4 होंगे, पीछे वाले काउंट नहीं होंगे दोनों जीरोज। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर पॉइंट आ गया फिर जीरो है तब तो काम के हैं वो जीरोज। देखो आप यहाँ पे 3.500, 0.06900, तो अब यहाँ देखता हूँ मैं 3.500, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो 3 तो है ही सही, 5 तो है ही सही, ये जो 2 हैं पीछे वाले, ये दोनों की चर्चा है। अब ये दोनों पॉइंट के बाद आ रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद के तो काम के हैं ही, पॉइंट अगर आगे कहीं भी पॉइंट नहीं है तब तो पीछे वाले दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन कहीं भी पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दोनों ज़ीरो काउंट हो जाएंगे। मतलब लेफ्ट साइड के जीरोज आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, और राइट साइड के जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे अगर पहले पॉइंट आता है उन जीरो के। तो दूसरा डेटा यहाँ पे लिख रहा है 0.06900, तो मैंने पहले ही बोला था आपको लेफ्ट साइड के तो वैसे ही काउंट काम की नहीं है, लेकिन जो राइट साइड वाले ज़ीरो है वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद आएंगे तो ये दोनों काम के हैं। तो दोनों केस में यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। 4 होने का मतलब ये दोनों काम के नहीं हैं, ये दोनों काम के हैं, और ये दोनों काम के हैं। ये दोनों काम के हैं तो किस रूल से काम के हैं, तो ये रूल से काम के हैं। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब पीछे के जीरोस काम के हैं अगर वो पॉइंट के बाद है। आगे बढ़ते हैं नियम कानून के हिसाब से। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विथआउट एनी डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि पीछे के जीरोस काउंट नहीं करने हैं, वो तो यहीं पे तय हो गया था। ये देखो सेम ही रूल हो गया, अगर नंबर 1 से ज़्यादा है तो पीछे के जीरोस काउंट नहीं करने हैं। वो नंबर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 1 से ज़्यादा नंबर और ज़ीरो भी आना चाहिए, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब पीछे ज़ीरो आना चाहिए, मतलब 1400, 1 से ज़्यादा है और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। ऐसे केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर 2 बोलना पड़ेगा, पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा अगला पॉइंट, फॉर अ नंबर विथ अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अरे ये तो वही वाला रिपीट हो गया, दोनों सेम चीज़। पीछे पॉइंट आगे आ गया तो काम क्या होंगे, 14.00, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है। चलो तो सेम पॉइंट हो गया ये। तो आगे देखते हैं, इसमें बोलता है कि वह नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई नंबर जा रहा है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर अपन लिख रहे हैं कोई भी डेटा को, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर लिखते समय उसको ध्यान ना दें, ऐसे ही काम चल जाएगा। अपन लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन लेता हूं 1.64 इंटू 10⁵। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको काउंट नहीं करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब 10 का पावर फॉर्म को काउंट नहीं करना है। तो क्या काउंट करना है सर? तो ये काउंट करना है सर 1.64। अब इसका सीधा सीधा लिखो, क्या सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सर अगर मैं 10⁵ को काउंट करता तो करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता, कर दो 10⁵ अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16400। पीछे वाले जीरोस तो वैसे भी काम के नहीं होते, खाली यही काम के होते हैं। तो भी आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिख रहे होते? 3 लिख रहे होते। तो खास फर्क नहीं पड़ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहने से, तो इसलिए उसको नहीं भी आप कैलकुलेट करोगे तो चलेगा, इग्नोर दैट पार्ट। आगे करते हैं। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, उसके अपने को लिखना है कि भाई इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। 7 सवाल हैं, फटाफट लिख डालते हैं। भाई पहले वाले में तो ये 4 काम का 8 काम का, ये 0 की चर्चा है। चर्चा सारे की सारी 0 को लेकर के, 0 कब गिनना है कब नहीं गिनना है, बीच का 0 है। तो ये रूल है कि इफ अ 0 इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट देन इट इज सिग्निफिकेंट। ये देख लो आप, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो ये काम का है, ये काम का है, ये काम का नहीं है क्योंकि ये पीछे वाले 0 है। देखो पूरा नंबर ग्रेटर देन 1, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसको हटाओ, मतलब हटाओ मतलब गिनना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे आंसर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है। 0.07 आगे के जीरोज हैं, लेफ्ट के जीरोज हैं। पॉइंट हो या ना हो, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट के जीरोस काउंट नहीं करते। लेफ्ट के जीरो मतलब ये नंबर का ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है। तो राइट के जीरोस काउंट करते हैं पॉइंट हो तो यहाँ तो पॉइंट था लेकिन पीछे 0 नहीं था, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। यहाँ आते हैं 6.70, पीछे का 0 है ना, ये काम का काउंट होगा। मिनिमम 2 तो हैं यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर अभी तक के केस में। ये 0 काउंट करना है कि नहीं फिर मालूम पड़ेगा। तो ये 0 पॉइंट के पीछे है, तो भाई पॉइंट के पीछे तो काउंट होता है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगला है 0108। 0108 में ये 1 तो काम का है ही सही, ये 8 भी काम का है, ये 0 भी काम का है, बीच में आ रहा है। लेकिन आगे वाला 0, मैंने बोला ना लेफ्ट साइड में जीरोस पॉइंट हो तो ना हो तो लेफ्ट साइड के जीरोस की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1.23 10⁴ आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 12300 आ जाएगा, और बिना मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे तो मैंने बोला ना इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए बस। तो भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। यहाँ देखते हैं 10⁵ और ये 0.0512। वैसे भी ये दोनों काउंट तो होना नहीं है, 10⁵ मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी 5120 होगा। 5120 पॉइंट खसक जाएगा इधर की ओर, 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5120 हो जाएगा। पीछे 0 वैसे भी काउंट नहीं होंगे, बाद में भी 5120 होगा, तो अभी भी ये वाले काउंट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो बच्चों यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का एनालिसिस हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और सवाल सॉल्व करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ में। राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ में काफ़ी राउंड ऑफ आपको आता भी होगा, पहले जूनियर क्लासेस में अपन सीखते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। एक तो राउंड ऑफ पता होगा कि लास्ट वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके आगे की वैल्यू को बढ़ा देना होता है, और लास्ट वाले वैल्यू को ड्रॉप कर देना होता है। तो यहाँ भी लिखा है कि द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट
प्रीसीडिंग डिजिट मतलब पहले वाला डिजिट इज रेज्ड बाय 1, उसको 1 से बढ़ा देना है। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। देखो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ये वही है जो अपन समझते हैं कि भाई 2.67 है, तो राउंड ऑफ करूंगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन 7 ज़्यादा है 5 से, तो राउंड ऑफ करूंगा तो 2 पॉइंट एक बढ़ाना पड़ेगा, 2.7 लिखना पड़ेगा इसको। एक और लेता हूँ 1.48, 1.48 है, फिर से वही हाल है, लास्ट वाला जिसको हमें उड़ाना है वो 5 से बड़ा है, तो आगे वाले को बढ़ा दो 1.5, ये तो ज़्यादा वाला हुआ। 3.24 है, तो अब ये जो डिजिट है लास्ट वाला ये तो कम है 5 से, तो उसको लेफ्ट अनचेंज्ड प्रीसीडिंग डिजिट को, ऐसे केस में जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है इज लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको छोड़ दो, ऐसे उड़ जाएगा, वो चला गया, खत्म, खलास। 3.24 गया, कोई अर्थ नहीं 4 का, तो सीखे ही थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी बता दी मैंने। आगे, बट व्हाट इफ द नंबर इज 2.745, मतलब जो उड़ा रहे हो वो 5 ही है, ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा, 5 ही है। इन विच द सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, जिसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जिसको उड़ाने की तैयारी चल रही है उसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, उड़ाने की जिसकी तैयारी चलती है 5 है। देन द कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, मतलब उसके पहले वाला अगर इवन है, देन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। अगर उसके आगे इवन है तो उसको ऐसे ही उड़ा दो, लेफ्ट अनचेंज। एंड इट इज ऑड, उसके आगे वाला वो नहीं, वो तो 5 है, वो तो 5 थोड़ी इवन ऑड, वो तो हमेशा ऑड है। तो उसके पहले वाला इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड है तो उसको बढ़ा दो। ये देखो, ये सीखने लायक चीज़ है। मतलब अगर मेरे पास 6.35 है और 6.45 है, राउंड ऑफ करना है दोनों को। ये राउंड ऑफ करूंगा तो ये आखिरी वाला डिजिट को देखो आप खाली, दिस इज 5, दिस इज 5, जिसको उड़ाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए षड्यंत्र चल रहा है, वो 5 है, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा। तो इसके पहले वाला देखो, यहाँ पहले वाला देखो ऑड है, यहाँ पहले वाला देखो इवन है, तो पहले वाला ऑड और इवन। तो देखो सीधा सीधा लॉजिक है कि ये जो उड़ाने जा रहे हैं अपन, जो उड़ने जा रहा है, जिसको मार देंगे, उसके पहले यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन है। नियम ये कहता है कि अगर ऑड है तो बढ़ा दो, तो 6.4 कर दो, इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, 6.4 कर दो। दोनों का आंसर 6.4 होगा। 6.35 भी 6.4 होगा राउंड ऑफ होके, 6.45 भी राउंड ऑफ होके 6.4 होगा। नियम है तो नियम है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1.25 है और दूसरा 6 तो ले लिया, 4.75 है। फिर से वही हाल है, आखिरी वाला डिजिट जो उड़ रहा है वो अगर 5 है तो उसके पहले क्या है, इवन, वैसा का वैसे ही छोड़ दो, ज़्यादा चेंज ना करें। 1.2 आंसर होगा इसका राउंड ऑफ होने के बाद। इवन को लेफ्ट अनचेंज, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इन केस ऑफ इवन। अब जिसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है 5, वो 5 है अगर, मतलब सॉरी 5 है, मतलब आखिरी डिजिट अगर 5 है तो इसके आगे देखो ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसका आंसर आएगा, बढ़ाना पड़ेगा 7 को, 4.8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4.8 होगा। एक बढ़ जाएगा, ऑड बढ़ता ही है, तो ये हो गया राउंड ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में ये रूल है राउंड ऑफ करने का। अब आइए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। मॉड्यूल में देखना अब ढेर सारे क्वेश्चन होंगे,
प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं, रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अब आपको ये सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर सीख ली है, राउंडिंग ऑफ सीख ली है, तो अब उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड में कैसे यूज़ करेंगे। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रख के। तो इसका नियम ये कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा इंग्लिश ये लिख दिया है एक ही बार में, इतना घुमा घुमा के आपको समझ में हो सकता है ना आए। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.2 इंटू 7.65, इसका एक आंसर आएगा। 2.2 इंटू 7.65 का एक आंसर आएगा जो आप कैलकुलेट करके लाओगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है कि भाई इसमें अगर इसमें इसका आंसर लाऊं तो इसका आंसर आएगा 2.2 इंटू 7.65, तो ये हो जाएगा 16.83। कैलकुलेट करना आप पॉइंट के बाद $16.83 हो जाएगा ये। तो ये लाए अपन 16.83, इसका आंसर क्या होगा। तो जनरली इन दोनों को सॉल्व करके हम लाए कि हो गया 16.83। 16.83 ये हुआ। तो अब इसमें रूल ये कहता है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो, 2 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो, वो 3 है। तो सवाल ये, रूल ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए मल्टीप्लाई जो कर रहे हो। तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 ही होना चाहिए, कम वाला होना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये नहीं कि आप इसको सीधे ही उड़ा दे, 3 तुजारे, नहीं, ऐसे 3 को नहीं उड़ाना है, 3 को राउंड ऑफ करके उड़ाना है। अब हालांकि यहाँ 3 जाएगा भी तो राउंड ऑफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 16.8 आएगा। 16.8 में अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तो 4 है, यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और आपको आंसर में कितना चाहिए, 2। आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो इसको एक बार और राउंड ऑफ करो, करते जाओ। तो 16.8 राउंड ऑफ होगा, क्योंकि 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो 17 आ रहा होगा। तो इसका आंसर आप जो लिखोगे वो 17 के अलावा कुछ और लिखोगे तो रूल के खिलाफ आंसर हो जाएगा। मतलब आपको मार्क्स 17 के लिए दिया जाएगा। आपके पास में ऑप्शन में 16.83, 16.8 रहा तो भी आपको सिलेक्ट 17 ही करना है। हालांकि ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन हाँ 17 ही आंसर सही होगा। ये तो दे तो भी नहीं सिलेक्ट करना है, यही सिलेक्ट करना है रूल के हिसाब से। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी पूछेगा जेई के सवाल में, ये तो कब करते थे सोचो आप, तब ये आंसर ही सही होता, फिर 17 गलत हो जाता। लेकिन अब राउंड ऑफ के नियम के हिसाब से 17 सही है, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का नियम। इसके अलावा डिवीजन का भी नियम है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं, सेम नियम है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 8.624 डिवाइडेड बाय 1.2 मान लो आपने किया, वापस से वही बात है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 8.624 अगर आप डिवाइड करो, देखो क्या लाते हो, तो इसका आंसर ही कुछ अलग आ रहा है। 7.5
18666 रिपीट होते जा रहा है। अब आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर खाली जो छोटा है, जो कम है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आंसर में 2 होना चाहिए। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते अपन। तो सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो कहीं से भी राउंड ऑफ करें, वैसे तो 1-2 डिजिट छोड़ के राउंड ऑफ करें। ये 6, यहाँ 6 से राउंड ऑफ करता हूँ, तो ये 6 राउंड ऑफ होगा तो ये 7.18 का हो जाएगा 7.19 हो जाएगा, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है। अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ध्यान से देखिए। 3 सिग्निफिकेंट तो आंसर में ही नहीं होना चाहिए, आंसर में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो नाउन को एक बार और राउंड ऑफ कर दो, तो 7.2, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है, 7.2। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, अब ये आंसर करेक्ट है। इसका मतलब जो दोनों में से कम वाला है, आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। द आंसर शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विच इज़ द लीस्ट वन अमॉन्ग द टू। जो दोनों में से कम है वही सिलेक्ट होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा है। आगे बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर जाएं तो इसका नियम थोड़ा अलग है। देखो क्या बोलता है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। फिर इंग्लिश कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्वेश्चन से बताता हूं। अगर मैं कहूं आपको कि 2 रॉड है और दोनों रॉड इस प्रकार से है, एक का लेंथ ज़्यादा है, ये रेड वाले का लेंथ है L1 और L1 है 14.218 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 0.218 सेंटीमीटर। और ये है L2 है 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है बताइए कि फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ, मतलब बोल रहा है फाइंड L1 माइनस L2। सीधी सी बात हो गई, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 14.218 में से 8.3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि पॉइंट के बाद देखना होता है। इसमें कह रहा है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, कम डेसिमल प्लेस वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद में 3 है, यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद में 1 है, तो आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही होना चाहिए। आगे नंबर कुछ भी आ जाए चलता है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन पीछे तो सिर्फ 1 ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो 14.218 माइनस 8.3 का जवाब, असली जवाब इसका है ना, असली जवाब, इसका असली जवाब आ रहा है 5.918। 5.918 मतलब इसके भी पीछे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद। लेकिन मुझे कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 1 चाहिए। जो कम है उतना चाहिए, जो कम है उतना चाहिए। तो आगे वाला 5 दिक्कत नहीं दे रहा, ठीक है, आगे वाला 5। अब इसको ऐसा ना राउंड ऑफ करो कि पॉइंट के बाद खाली 1 ही आए। तो देखो इसको पहली बार राउंड ऑफ करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 हटाओ तो ये हो जाएगा 5.92। एक बार और राउंड ऑफ मारूंगा, 2 हटाओ तो 5.9। तो ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, सॉरी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद 1 है। तो पॉइंट के बाद उधर 1 है, इधर 3 है। पॉइंट के बाद जिसमें कम होगा वही आंसर में होना चाहिए, पॉइंट के बाद कम वाला। इसका आंसर होगा 5.9 आंसर है। फालतू बात है लेकिन ये
लेकिन सिग्निफिकेंट के नियम के हिसाब से ये आंसर, इसी के लिए नंबर मिलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर कहता है सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है, खाली नियम जो है उसके हिसाब से ये आंसर है। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें लॉजिक वॉजिक ना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जो दिया है सो आंसर कर दो। एडिशन में भी ऐसा ही है, अगर अपन एडिशन करेंगे, ऐड करते हैं, अगर मान लो आप ऐड करते हो, आपको दिया गया ऐड करने को, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एडिशन की बात करता हूँ मैं, 1.614 प्लस 2.28, अब आंसर करना है, तो इसका आंसर असली क्या होगा? देखो अब पहली बात एक चीज़ फिक्स करो पहले तो, कि पॉइंट के बाद इसमें ये नंबर है, पॉइंट के बाद इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो हमारे भी आंसर में पॉइंट के बाद 2 होना चाहिए। तो पहले आंसर तो लाओ इसका, बाद में देखा जाएगा ना। तो इसका आंसर 3.894 है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये थोड़ी चलेगा 3 वाला, 2 लाओ, 4 हटाओ, हट जाएगा तो थोड़ी 5 से ज़्यादा है, 3.89, बस यहीं रुक जाना है। पॉइंट के बाद 2, पूरा नहीं देखना है इसमें, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का खेला नहीं है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का खेला यहाँ है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। टोटल 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 देखो, पॉइंट के बाद आगे पीछे नहीं देखना, टोटल ही देखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में टोटल नहीं देखना है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला देखना है, पॉइंट के बाद वाला देखना है। तो देख लो पॉइंट के बाद वाला, तो आंसर ले आए। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया आंसर में 8, 9 और 3, ये इसका आंसर है, इसी के लिए आपको नंबर देगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं, कोई भी नंबर को अगर आप साइंटिफिकली मतलब a डॉट या p डॉट क्यू आर इंटू 10 पावर x के फॉर्म में लिखोगे, उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,142 50142, इसको साइंटिफिक में लिखो। तो पहली बात तो फिक्स है क्या, पॉइंट के बाद 0, 1, 4, 2 तो होना चाहिए, बाकी जो करना है उधर 10 का पावर में करो, 10 पावर। तो ये भाई यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ से काउंट करना चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 10 का पावर बच्चों 4 आ जाएगा। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, पहले डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। अगला लिखता हूँ 0.00861, अब इसको भी साइंटिफिक में लिखना है, तो 861 है ना, इसको 8.61 लिखो और 10 का पावर लिखो। 10 का पावर लिखोगे तो कितना खसका, ये 1, 2, 3 खसका, तब 8 के बाद पॉइंट आएगा। और जब यहाँ पे ऐसे खसके तो यहाँ पे माइनस में जाता है फिर वो, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा हो रहा है तो यहाँ पावर बढ़ेगा, ये नंबर छोटा है, ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पावर घटना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये ऐसे ही लिख देना है बस, ये यही तरीका है, पॉइंट को आगे पीछे खसकाना है। बच्चे इसमें भी बहुत गलती करते हैं, इसको पॉइंट को आगे लेके आया तो यहाँ माइनस में कर देते हैं, पॉइंट को राइट ले गए तो फिर यहाँ प्लस में कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना होता है। पॉइंट अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो वो बढ़ेगा, पॉइंट अगर राइट साइड जा रहा है तो वो घटेगा। अब ये बच्चों को बताया जाता है ऐसा, तो राइट आ रहा है तो ये होगा, लेफ्ट आ रहा है तो ये होगा। अब देख लो, बहुत बेसिक बात है ये। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ऐसा है कि अगर कोई फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है a इंटू एक्स 10 पावर n, अब कंडीशन होती है इसकी कि अगर a 5 या 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n रहेगा,
और अगर a 5 से ज़्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n+1 हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अगर 5.67 10 की पावर 4 है, साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए ए, लेकिन ए शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। ए साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए कंपलसरी, तभी कर पाओगे, मतलब वो पॉइंट के बाद होना चाहिए, एक के बाद पॉइंट। तो अब यहाँ देखो ना, ये कितना है, ये इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 5.67 को 10 कर देंगे, तो 10 इंटू 10 पावर 4 ये हो जाएगा 10 पावर 5। तो ऑर्डर ये है, जो पावर ऊपर लगा हुआ ये ऑर्डर है, और ये अगर 5 या 5 से कम होता तो 1 मान लेते हो उसको, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वहाँ पे वही छोड़ दे, लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे कि एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, बस अब सेशन एंड करेंगे। तो अगर एग्जांपल में लूँ 1.64 10 पावर 8, तो अब यहाँ पे क्योंकि ये 5 से कम है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली या तो 1 मानना है या 10 मानना है। तो 5 से ज़्यादा होता तो 10 मानते हो, 5 और 5 से कम है तो 1 मानेंगे, तो 1 इंटू 10 पावर 8। तो ऑर्डर जो आएगा इसका वो 8 आएगा, मतलब 5 से कम है, 5 या 5 से कम है तो ऑर्डर लेफ्ट अनचेंज्ड, 5 और 5 से ज़्यादा है तो ऑर्डर जो भी यहाँ है +1 कर देना है, जैसे ये नियम पे चलना है। छोटी सी बात थी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में एरर एनालिसिस करेंगे, एरर निपटा देंगे, एरर खत्म कर देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।